So good morning student. Today we are going to study an important topic of female reproductive system, which is internal genitalia. As we all know, in previous class we have studied external genitalia. Now we are going to study internal genitalia. So internal genitalia covers फर्स्ट टॉपिक इज वेजाइना. ठीक है, तो वेजाइना क्या होता है? फाइब्रोमस्कुलर हॉलो ऑर्गन. वेजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर हॉलो ऑर्गन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है. ये 45 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड होता है. ठीक है, जैसे कि ये हमारा यूरेथ्रा हो गया और ये हमारा वेजाइना हो गया. ठीक है, तो इसका एंगल क्या बन रहा है? 45 डिग्री एंगल पे. तो वेजाइना इज मेड अप ऑफ वेजाइना फाइब्रोमस्कुलर हॉलो ऑर्गन है. ठीक है, वेजाइना क्या है? फाइब्रोमस्कुलर हॉलो ऑर्गन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है. 45 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड होता है और एसिडिक नेचर होता है इसका. क्यों होता है? क्योंकि इसका पीएच होता है 3.8 टू 4.5. ड्यू टू पीएच अमाउंट ऑफ वेजाइना 3.8 टू 4.5 इसका जो वेजाइना का नेचर होता है वो एसिडिक होता है. डॉल्स ठीक है, बैक्टीरिया डॉलरी बेसिलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कहाँ? वेजाइना में, जो वेजाइना के पीएच को एसिडिक बनाए रहने में हेल्प करता है. मतलब वेजाइना के पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प करता है. डॉलरी बेसिलाई बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन वेजाइना विच मेंटेन इट्स पीएच. ओके, तो एंटीरियर लेंथ क्या होती है इसकी? वेजाइना की एंटीरियर लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर. टोटल 4 फॉर्निक्स पाए जाते हैं. फॉर्निक्स क्या होते हैं? इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं वेजाइना के, उसको फॉर्निक्स बोलते हैं. ठीक, तो टोटल 4 फॉर्निक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्निक्स इज एंटीरियर फॉर्निक्स, फिर पोस्टीरियर फॉर्निक्स. ये एंटीरियर फॉर्निक्स हो गया, ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स हो गया, ये राइट लेटरल फॉर्निक्स हो गया, ये लेफ्ट लेटरल फॉर्निक्स हो गया. तो टोटल 4 फॉर्निक्स आर प्रेजेंट इन वेजाइना. वेजाइनल फ्लोरा 90% रोल ऑफ ऑर्डरली बेसिलाई. वेजाइनल फ्लोरा का 90% रोल क्या करता है? ये वेजाइनल फ्लोरा का 90% रोल क्या होता है? फ्लोरा मतलब फॉर्निक्स, जो वेजाइनल फॉर्निक्स होते हैं, इसका 90% रोल होता है रोल ऑफ ऑर्डरली बेसिलाई, 9% बाइफिडा बैक्टीरिया और 1% अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो टोटल 100% होते हैं ये. तो वेजाइनल फ्लोरा का काम होता है रोल ऑफ ऑर्डरली बेसिलाई, बाइफिडा बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डॉर्ली बेसिलाई बैक्टीरिया जो होता है, डॉर्ली बेसिलाई बैक्टीरिया कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू लैक्टोज. ठीक है, तो ये क्या करता है? ऑल्सो नोन एज लैक्टोबेसिलाई. ये ग्लाइकोजन को लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है डॉर्ली बेसिलाई बैक्टीरिया. इसके वजह से ही वेजाइना का पीएच मेंटेन होता है. ड्यू टू डॉर्ली बेसिलाई बैक्टीरिया, क्या? ड्यू टू डॉर्ली बेसिलाई बैक्टीरिया नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इज क्रिएटेड. डॉर्ली बेसिलाई बैक्टीरिया क्या करता है? ग्लाइकोजन को लैक्टोज में कन्वर्ट करता है और इसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं. इसी लैक्टोज की वजह से जो वेजाइना का पीएच मेंटेन होता है और साथ ही साथ में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो वेजाइना के अंदर एंटर करते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक, ड्यू टू दिस बैक्टीरिया एंड द पीएच ऑफ वेजाइना, एसिडिक नेचर और pH अमाउंट ऑफ वेजाइना. ठीक है, ड्यू टू डॉर्ली बेसिलाई बैक्टीरिया नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इज क्रिएटेड. डॉर्ली बेसिलाई बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है. लेस पैथोजन एंटर इनटू द वेजाइना, जिसकी वजह से बहुत कम अमाउंट ऑफ पैथोजन वेजाइना में एंटर कर पाते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, पीएच आर डिफरेंट इन फेज ऑफ लाइफ. तो वेजाइना का जो पीएच होता है फेज ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है. चाइल्ड में अल्कलाइन होता है, 6 to 8 पीएच इसका होता है. प्यूबर्टी में एसिडिक होता है, डिक्रीज्ड 6 से कम पीएच होता है. मतलब ये एक तरीके से अल्कलाइन एसिडिक होता है. और ये हमारा चाइल्ड की एज में 6 to 8 पीएच होता है, जो अल्कलाइन होता है, और प्यूबर्टी एज में एसिडिक होता है. ठीक है, तो पीएच आर डिफरेंट इन फेज ऑफ लाइफ. पीएच डिफरेंस होते हैं फेज ऑफ लाइफ में. एट द एज ऑफ चिल्ड्रन अल्कलाइन पीएच होता है, 6.8 पीएच होता है, और प्यूबर्टी एज में एसिडिक होता है, 6 से कम हो जाता है पीएच, तो एसिडिक पीएच कहलाता है. रिप्रोडक्टिव एज में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एज में 3.8 टू 4.5 पीएच होता है और बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है. 6 से नीचे पीएच होगा तो एसिडिक होगा, और रिप्रोडक्टिव एज में 3.8 टू 4.5 पीएच होता है, तो एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है. मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज की एज में अल्कलाइन पीएच होता है, 6 to 8 पीएच हो जाता है, जिसकी वजह से ड्यू टू अल्कलाइन
नेचर ऑफ वेजाइना। तो इन्फेक्शन बहुत ईजिली होता है मेनोपॉज की एज में। मेनोपॉज की एज में इन्फेक्शन बहुत ईजिली होता है, क्यों? क्योंकि जो वेजाइना का पीएच होता है वो अल्कलाइन हो जाता है, 6 to 8 पीएच हो जाता है, ठीक है। वेजाइना इनर पार्ट इज फॉर्निक्स। वेजाइना का इनर पार्ट क्या है? फॉर्निक्स है। और जहाँ की स्पर्म जो है वो स्पर्म का पीएच होता है 7.2 to 7.4 पीएच। वेजाइना इनर पार्ट का क्या होता है? वेजाइना का इनर पार्ट फॉर्निक्स होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और स्पर्म का पीएच कितना होता है? 7.2 to 7.6 पीएच, ठीक है। तो अब तो वेजाइना क्या है? वेजाइना के इनर पार्ट फॉर्निक्स में वो जो फॉर्निक्स का जो पीएच होता है, वेजाइना के इनर पार्ट के फॉर्निक्स का जो पीएच होता है वो 5.2 to 6.2 होता है। तो इसकी वजह से, ठीक है, इसके वजह से जो फॉर्निक्स होता है वहाँ पे स्पर्म थोड़ी देर तक के लिए सर्वाइव कर सकता है। दे हेल्प द स्पर्म टू सर्वाइव इन फॉर्निक्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि वेजाइना में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ का पीएच हाई एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है, 3.8 to 4.5 होता है, इसीलिए वहाँ पे स्पर्म जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन फॉर्निक्स का पीएच होता है वो 5.2 to 6.2 होता है। तो उस पोजीशन पे जो स्पर्म होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल हेल्प द स्पर्म सर्वाइव इन फॉर्निक्स। तो ये जो फॉर्निक्स होते हैं, जो 4 फॉर्निक्स हमने पढ़ा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल, ये फॉर्निक्स में क्या करते हैं? स्पर्म को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वेजाइनाइटिस। व्हाट इज वेजाइनाइटिस? वेजाइनाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना को हम वेजाइनाइटिस बोलते हैं। क्यों होता है? ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको कैंडिडा बोलते हैं, ठीक है। इस ईड्स इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? कैंडिडा बोलते हैं। ड्यू टू ई कोलाई इन्फेक्शन, की वजह से ये होता है, थिक और कर्डी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में जब इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना हो जाएगा, ईस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको कैंडिडा बोलेंगे, तो ड्यू टू ई कोलाई इन्फेक्शन थिक और कर्डी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ट्राइकोमोनियोसिस क्या होता है? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, एसटीडी। इस टाइम पे क्या येलो और ग्रीनिश डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। ट्राइकोमोनियोसिस ये भी वेजाइनाइटिस का ही पार्ट होता है। मतलब वेजाइनाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना किसकी वजह से होता है? एक ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, एक ट्राइकोमोनाइसिस की वजह से होता है, जिसको एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन को कैंडिडा बोलते हैं। ये ई कोलाई की वजह से होता है। और ईस्ट इन्फेक्शन अगर हो गया तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? थिक और कर्डी डिस्चार्ज। और ट्राइकोमोनियोसिस देखने हो गया तो येलो और ग्रीन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है? एब्डोमिनल कनेक्शन। एबनॉर्मल कनेक्शन में जैसा वेजाइन, हम ये क्या है कि यहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शन देख रहे हैं हम कि कैसे एबनॉर्मल कनेक्शन क्रिएट हो जाते हैं ब्लैडर, यूरेथ्रा और रेक्टम के बीच में, ठीक, जिसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगल जो होता है। जैसे ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में एक पाउच होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रोवेसिकल पाउच, ठीक है। और रेक्टो यूटेराइन पाउच किसको बोलते हैं? यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो पाउच होता है वो रेक्टो यूटेराइन पाउच कहलाता है। और ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो पाउच होता है उसको यूट्रोवेसिकल पाउच बोलते हैं। तो इनके बीच में अगर कनेक्शन क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो यूट्रस में हमें पता है वेजाइना यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कनेक्शन क्रिएट हो जाए तो वीवीएफ क्या होगा? वेसिको वेजाइनल फिस्टुला बोलेंगे उसको, ठीक है। अगर ब्लैडर और वेजाइना के बीच में कनेक्शन हुआ, ब्लैडर और वेजाइना के बीच में कनेक्शन क्रिएट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? वीवीएफ, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, ठीक। ब्लैडर और वेजाइना के बीच में अगर फिस्टुला क्रिएट होगा, मतलब कनेक्शन क्रिएट होगा, तो उसको बोलेंगे वीवीएफ वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। और आरवीएफ किसे बोलेंगे? रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन रेक्टस और वेजाइना। रेक्टस और वेजाइना के बीच में, रेक्टम और वेजाइना के बीच में अगर जब फिस्टुला क्रिएट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला और वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। जब वेजाइना और ब्लैडर के बीच में कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन क्रिएट होगा तो उसको वीवीएफ बोलेंगे। और आरवीएफ इसको बोलेंगे रेक्टस और वेजाइना के बीच में तो एबनॉर्मल कनेक्शन क्रिएट होगा तब। अब आते हैं वेजाइनल फंक्शन पे। तो वेजाइनल फंक्शन क्या होते हैं कि वेजाइनल फंक्शन पार्चुरेशन क्या होता है? वेजाइनल फंक्शन पार्चुरेशन इज चाइल्ड बर्थ, मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड, एंड कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कॉपुलेशन हो गया, वेजाइनल का फंक्शन क्या होता है? पार्चुरेशन, मेंस्ट्रुएशन एंड कॉपुलेशन, 3 फंक्शन होते हैं मेनली वेजाइना के। तो सिक्रीशन क्या होता है वेजाइना से? तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉइटस के टाइम पे क्या होता है कि बार्थलिंग ग्लैंड सिक्रीशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ में स्केनियस सिक्रीशन एंड प्लाज्मा सिक्रीशन देखने को मिलता है। तो ये 3 सिक्रीशन हमें कॉपुलेशन के टाइम पे देखने को मिलता है, कॉइटस के टाइम पे। तो ये लुब्रिकेशन के लिए होता है, बाकी ये सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन के लिए 2 सिक्रीशन होते हैं, स्केनियस सिक्रीशन एंड प्लाज्मा सिक्रीशन। तो हमारा जो क्लाइटोरिस होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, जो कि हम हाई ब्लड सप्लाई, मतलब बहुत ज़्यादा नर्व्स होती है जो कि ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ये प्लाज्मा सिक्रीशन होता है। और स्केनियस सिक्रीशन भी होता है, स्केनियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स में। तो उसके वहाँ से क्या होता है कि ये स्केनियस सिक्रीशन होता है और बार्थलिंग ग्लैंड सिक्रीशन होता है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि वेजाइना में 3 तरीके के सिक्रीशन देखने को मिलते हैं, बार्थलिंग ग्लैंड सिक्रीशन और स्केनियस सिक्रीशन और प्लाज्मा सिक्रीशन। देन यूट्रस।
अब देखेंगे हम यूट्रस में क्या होता है। तो यूट्रस क्या है? यूट्रस हमारा पेरिफॉर्म मस्कुलर पोजीशन। तो हमने क्या पढ़ा पहले? अभी हमने वेजाइना पढ़ा, जो इंटरनल ऑर्गन का पहला पार्ट है। इंटरनल ऑर्गन का पहला पार्ट है, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? इंटरनल जेनेटेरिया का पहला पार्ट हमने यहाँ पे पढ़ा वेजाइना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज यूट्रस। ठीक है, यूट्रस क्या होता है? ठीक है, प्यूरिफॉर्म मस्कुलर का बना होता है। इसकी पोजीशन होती है बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। एंटीवर्टेड, एंटीवर्जन 90% और एंटी फ्लैक्शन 120%। तो एंटी वर्टिक्स जो होता है और एंटी वर्जन होता है वो 90% होता है। ठीक है, एंटी वर्टिक्स और एंटी वर्जन मतलब कि अगर इसको हम एंटी वर्टेक्स में देखें तो ये 90 डिग्री पे होता है और एंटी फ्लैक्शन में ये 120 डिग्री पे होता है बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस। जैसे सर्विक्स और यूट्रस के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बिटवीन वेजाइना और यूट्रस। ठीक है, तो एंटी वर्टेक्स कहाँ 90 डिग्री पे होता है? बिटवीन वेजाइना एंड यूट्रस। और एंटी फ्लैक्शन बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस। ट्रांसवेजाइनल यूएसजी करते हैं तो ब्लैडर इम्पटी होना चाहिए, और ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी करते हैं तो ब्लैडर फुल होना चाहिए। तो ट्रांसवेजाइनल यूएसजी में ब्लैडर इम्पटी क्यों होना चाहिए हम ये देखेंगे। तो जब ब्लैडर इम्पटी रहेगा, ट्रांसवेजाइनल यूएसजी करेंगे तो वेजाइना, तो यहाँ पे जब ब्लैडर फुल होता है तो क्या होता है कि ये प्रेशर क्रिएट करता है यूट्रस पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो यूट्रस एब्डोमेन के पास चला जाएगा, ये ब्लैडर का साइज बढ़ जाएगा। तो जब ये ब्लैडर इधर से दूर हो जाएगा तो ट्रांसवेजाइनल यूएसजी अच्छे से नहीं हो पाएगी, प्रॉपर इमेजिंग नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए जब ट्रांसवेजाइनल यूएसजी करते हैं तो ब्लैडर इम्पटी होना चाहिए, और ट्रांस एब्डोमिनल इम्पटी करते हैं तो हमने यहाँ पे बताया कि जब ब्लैडर फुल रहेगा तो ये जो हमारा यूट्रस है ये बहुत पास चला जाएगा एब्डोमेन के प्रेशर की वजह से। तो इधर से जब हम यूएसजी लेंगे तो ये प्रॉपर दिखाई देगा, प्रॉपर इमेजिंग हो पाएगी। तो इसीलिए ट्रांसवेजाइनल यूएसजी इम्पटी ब्लैडर में किया जाता है और ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी फुल ब्लैडर में किया जाता है। ठीक, साइज़ क्या है? 7.5 लेंथ होती है, विड्थ इसकी 5 सेंटीमीटर होती है, और हमारा थिकनेस जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो यूट्रस का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 7.5 होता है, और जो उसकी लेंथ होती है, यूट्रस के नॉर्मल साइज़ की जो लेंथ होती है वो 7.5 होती है, विड्थ 5 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो वेट क्या होता है? 60 ग्राम होता है। हॉलो पेरीफॉर्म स्पेस होता है इसके अंदर, मतलब एक हॉलो ऑर्गन की तरह पेरीफॉर्म स्पेस बना हुआ होता है। सभी लोग जानते हैं कि यूट्रस कैसा दिखता है। ठीक है, सिचुएटेड इन पेल्विस, साथ ही साथ में इसका लोकेशन कहाँ होता है? ये सिचुएटेड होता है पेल्विस के अंदर। तो हमने क्या देखा? नॉर्मल चीज़ें पहले देख लेते हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। यूट्रस जो होता है वो पेरीफॉर्म मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टस। साथ ही साथ में ये पेल्विस में सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये एंटीवर्टेड और एंटी फ्लैक्शन में देखा जाए तो ये 90 डिग्री पे होता है वेजाइना और बिटवीन वेजाइना एंड यूट्रस, और एंटी फ्लैक्शन फॉर्म में होता है बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस। ठीक है, तो सर्विक्स और यूट्रस से अगर इसका मेजरमेंट किया जाए तो एंटी फ्लैक्शन पे 120 डिग्री होगा, और एंटी वर्टेक्स में अगर वेजाइना और यूट्रस से देखा जाए तो ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, उसके बाद में साइज़ इसका क्या होता है? 7.5 इसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 2.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। वेट क्या होता है? 60 ग्राम। टोटल वेट क्या होता है इसका? 60 ग्राम होता है। हॉलो पेरीफॉर्म स्पेस होती है, सिचुएटेड कहाँ होती है? पेल्विस में सिचुएटेड होती है। फिर इसके बाद क्या है कि अगर यूएसजी का देखा, जैसे हमने अगर यूएसजी करेंगे ब्लैडर मतलब ट्रांस वेजाइनल यूएसजी करेंगे तो एम्पटी ब्लैडर होना चाहिए, और ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे तो फुल ब्लैडर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हम ये समझा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का क्या विड्थ होती है, क्या लेंथ होती है, क्या थिकनेस होती है, मतलब उसका क्या साइज़ होता है वो देखते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का जो लेंथ होता है वो 35 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 20 सेंटीमीटर होता है, थिकनेस 12.5 सेंटीमीटर होता है, वेट क्या होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का लेंथ जो होता है 3.5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 20 सेंटीमीटर होता है, थिकनेस 12.5 सेंटीमीटर होता है, और जो वेट होता है वो 1000 ग्राम होता है। इन
परपेरियम इन परप्यूरियम इन परप्यूरियम में क्या होता है कि जब परप्यूरियम क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी 6 वीक जो रिकवरी का टाइम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, उस ड्यूरेशन में मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रिकवरी हो रही है, मतलब रिटर्न आ रहा है नॉर्मल की तरफ, तो जिस टाइम पे वो रिकवरी का टाइम पीरियड होता है 6 वीक के अंदर, उस समय पे जो यूट्रस का वेट होता है मतलब साइज़ होता है वो क्या होता है, वो होता है 20 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है, विड्थ होती है 12.5 सेंटीमीटर और थिकनेस जो होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है और वेट 1000 ग्राम ही रहता है। बस लेंथ विड्थ और थिकनेस थोड़ी कम हो जाती है। फिर आते हैं अब आफ्टर प्रेगनेंसी नॉर्मल हो गई, मतलब परपेरियम एज से रिकवरी एज ख़त्म हो गई। अब प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल होने के बाद अगर देखा जाए तो फर्स्ट बिना प्रेग्नेंट जो नल्ली पैरडी वुमेन होती है, जो वुमेन कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई होती है, उसका यूट्रस का साइज़ और जो वुमेन प्रेग्नेंट होने के बाद नॉर्मल रिकवरी के बाद भी उसकी यूट्रस का साइज में डिफरेंस देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा। मतलब जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसका यूट्रस का साइज़ नॉर्मल होगा 7.5 लेंथ, 5 विड्थ और 2.5 जो होते हैं उसकी थिकनेस होगी, ठीक है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी यूट्रस का साइज़ चेंज हो जाएगा और हमेशा वही रहेगा। जैसे यूट्रस का लेंथ जो होगा वो 8.2 होगा, यूट्रस का जो विड्थ होगा वो 6.2 होगा और यूट्रस का जो थिकनेस होगी वो 2.5 होगी। तो कम्प्लीटली डू नॉट रिटर्न एट इट्स नॉर्मल कंडीशन, ये कभी भी अपने नॉर्मल कंडीशन पे नहीं आ पाता। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद एक बार अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो गई, प्राइमरी ग्रेविडा, अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसका जो प्राइमरी ग्रेविडा से पहले जो यूट्रस का साइज़ होगा वो यही होगा। लेकिन एक बार अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो गई सेकेंडरी ग्रेविडा, सेकेंड प्रेगनेंसी के पहले भी उसका जो यूट्रस का साइज़ होगा यही होगा। तो मतलब एक प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस का साइज़ रिकवरी होने के बाद भी प्रॉपर पहले की साइज़ पे रिटर्न नहीं होता है, जितना यहाँ बताया गया है कि आफ्टर प्रेगनेंसी 8.2 उसका लेंथ होता है यूट्रस का, विड्थ होता है 6.5 एंड थिकनेस जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर ही होगी। कम्प्लीटली वो कभी भी अपने नॉर्मल कंडीशन पे रिटर्न नहीं होगा, ठीक। तो हमने देखी यूट्रस के बारे में ये चीज़ें। अब ऑरिजिन ऑफ यूट्रस, ऑरिजिन क्या है कि ऑरिजिन मुलेरियन डक्ट से इसका ऑरिजिन हुआ है। और पेसमेकर कहाँ होता है, कॉर्नुएट में। पेसमेकर इसका कॉर्नुएट मतलब, कॉर्नुएट क्या होता है, कॉर्निया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब में कॉर्निया का क्या रोल है कि मतलब जहाँ पे हमारा राउंड लिगामेंट फैलोपियन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट जहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं उसको हम कॉर्नुआ बोलते हैं। यही हमारा यूटेराइन पेसमेकर भी स्पेस होता है, मतलब यूटेराइन पेसमेकर भी कॉर्नुएट में ही यूटेराइन पेसमेकर कॉर्नुएट में ही होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, राउंड लिगामेंट, जहाँ राउंड लिगामेंट फैलोपियन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट जहाँ पर अटैच होता है उसको कॉर्नुआ बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यूट्रस में देखा, तो यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं। पहला हो गया हमारा कॉर्नुआ, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा स्थूमस एंड पांचवा सर्विक्स। तो ये टोटल 5 पार्ट होते हैं हमारे यूट्रस के। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉर्नुआ क्या होता है, कॉर्नुआ अपर एंगल है। राइट कॉर्नुआ होता है, लेफ्ट कॉर्नुआ होता है, अटैच्ड इन यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में दोनों साइड से अटैच होते हैं, जहाँ पे राउंड लिगामेंट, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, और बोथ साइड में प्रेजेंट होते हैं। और इसी स्पेस को जहाँ पे ये तीनों आके अटैच होते हैं उसी को हम कॉर्नुआ बोलते हैं, ठीक है। यूटेराइन पेस मेकर प्रेजेंट होता है दोनों साइड में कॉर्नुआ में, ठीक है। कॉर्नुआ में दोनों साइड में यूटेराइन पेसमेकर प्रेजेंट होता है। और मोस्ट कॉमन फीमेल स्टरलाइजेशन या इनफर्टिलिटी रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्नुआ की वजह से ही होता है। अब ये क्यों होगा रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्नुआ, देखो यहाँ पे क्या होता है,
मान लो ये हमारा यूट्रस है, इधर हमारी फैलोपियन ट्यूब है। तो क्या होता है कि यहीं से हमारा मतलब यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है, ऐसा ओवरी होती है यहाँ पे। तो देखो जैसे एक डायग्राम बना देती हूँ कि मान लो कि ये फैलोपियन ट्यूब है, ऐसे 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 ऐसा, और ये ऐसा करके ऐसा अटैच है यहाँ ओवम है, ठीक है। अब यहीं से ओवम इधर की ओर जाता है, ठीक है, या और इधर ही से यहाँ से यूट्रस की तरफ से ही स्पर्म आता है और इधर से ओवम जाता है। तो टोटल फर्टिलाइजेशन यही एम्पुला में ही होता है। तो जब एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है तो अगर कॉर्नुआ का स्ट्रक्चर कहीं से बिगड़ा होगा, मतलब कॉर्नुआ का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, तो स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, या एंटर भी कर गया अगर गलती से टेढ़ा मेढ़ा है तो इधर से स्पर्म फर्टिलाइज होके वापस जाके वहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़्यादातर इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है कॉर्नुआ के रॉन्ग स्ट्रक्चर के वजह से। ज़्यादातर इनफर्टिलिटी कैसे देखने को मिलती है? ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्नुआ। हमने क्या देखा कि कॉर्नुआ क्या होता है, अपर एंगल होता है, राइट एंड लेफ्ट कॉर्नुआ देखने को मिलता है, अटैच इन यूट्रस होता है ना, अटैच इन यूट्रस, यूट्रस में अटैच होता है जहाँ पे राउंड लिगामेंट, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी लिगामेंट आके अटैच होते हैं। उस प्लेस को कॉर्नुआ बोलते हैं। कॉर्नुआ में पेस मेकर प्रेजेंट होता है, बोथ साइड ऑफ यूट्रस कॉर्नुआ अटैच होता है। और ठीक है, मोस्ट कॉमन इनफर्टिल फीमेल स्टेरिलाइजेशन या इनफर्टिलिटी लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्नुआ के वजह से ही होता है। फंडस, देन फंडस में क्या होता है, एबव कॉर्नुआ, फंडस के मतलब कॉर्नुआ के ऊपर कहाँ होता है, फंडस प्रेजेंट होता है। यूटेराइन कैविटी इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है, यूटेराइन कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है, और साथ इट इज़ डॉम शेप, ये डॉम शेप होता है। देखो कॉर्नुआ के ऊपर, सीधी सीधी बात है, ये फंडस है, सीधी सीधी बात है, ये फंडस है, ये कॉर्नुआ के ऊपर प्रेजेंट है, यूटेराइन कैविटी में प्रेजेंट नहीं होता है। यूटेराइन कैविटी में ये नहीं प्रेजेंट होता है, ये ऊपर में होता है, ये यूटेराइन कैविटी है हमारी, तो यहाँ नहीं होता है, इसके ऊपर होता है, ठीक है। और इट इज़ डॉम शेप, ये डॉम शेप है, ये डॉम शेप होता है। फंडस क्या होता है, डॉम शेप होता है। उसके बाद में कि मोस्ट कॉमन, अगर फंडस फ्लैट हो गया या कोई डिम्पल पड़ गया फंडस में, ठीक है, तो फ्लैट या डिम्पल वाले फंडस को हम क्या बोलते हैं, आर्क्रूट बोलते हैं उसको, आर्क्रूट, नोन एज आर्क्रूट यूट्रस। ये एक मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी है किसकी, फंडस की। आर्क्रूट यूट्रस, फ्लैट या डिम्पल पड़ जाना फंडस में, उसको हम आर्क्रूट यूट्रस बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी होती है किसकी, फंडस की। बॉडी क्या है, पार्ट ऑफ यूट्रस बिलो दी कॉर्नुआ, मतलब अब ये हमने फंडस क्या देखा, पार्ट ऑफ यूट्रस अबव दी कॉर्नुआ। अब बॉडी क्या होती है, पार्ट ऑफ यूट्रस बिलो दी कॉर्नुआ। यूट्रस कैविटी लेंथ क्या होती है, 6.5 to 7.3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस बिलो कॉर्नुआ, जो बॉडी पार्ट मतलब कॉर्नुआ के नीचे जो बॉडी पार्ट होता है उसको हम बॉडी मतलब जो पार्ट होता है कॉर्नुआ के नीचे उसको हम बॉडी बोलते हैं। यूट्रस कैविटी लेंथ, यूटेराइन कैविटी लेंथ जो होती है 6.5 to 7.7 सेंटीमीटर होती है। यूटेराइन कैविटी लेंथ जो होती है वो 6.5 to 7 सेंटीमीटर होती है। मेजर पार्ट ऑफ यूट्रस और यूटेराइन कैविटी, देखो मेजर पार्ट ऑफ यूट्रस, मेजर पार्ट ऑफ यूट्रस क्या है, यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी बॉडी को बोलते हैं। यहीं पे इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट होता है और डेवलपमेंट ऑफ फीटस भी होता है। ट्रायंगुलर शेप का होता है और इम्प्लांटेशन जो होता है वो पोस्टीरियर साइड में होता है। ये जो रीज़न होता है ये बॉडी होता है, ठीक है, ये जो रीज़न होता है ये बॉडी होता है। ये बॉडी ऑफ क्या होता है, यूट्रस, ठीक है। ऐसा हो गया, मान लो इधर फंडस हो गया, ये इधर फैलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है, तो इधर ऐसा हो गया। तो ये क्या पार्ट है, ये बॉडी है, ये बॉडी है। यहीं पे इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट होता है, ठीक है, यहीं पे इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट होता है, यहीं पर डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है। ये एक मेजर पार्ट होता है यूट्रस का। इसका लेंथ 6.5 to 7 सेंटीमीटर होता है और ये कॉर्नुआ के बिलो लोकेटेड होता है। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है और ये ऐसा दिख रहा है ना, तो ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप में होता है। मान लो मैंने बना दिया ऐसा,
ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में होता है और इम्प्लांटेशन प्रोसेस जो होती है वो पोस्टीरियर साइड में देखने को मिलती है। इम्प्लांटेशन जो होती है वो पोस्टीरियर साइड में देखने को मिलती है। देन आएंगे हम सेकेंड मोस्ट टॉपिक, थर्ड या फोर्थ मोस्ट टॉपिक, सॉरी सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ मोस्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो इसमें क्या आएगा, स्थमस, part of uterus near internal os, part of uterus near internal os। स्थमस क्या होता है, पार्ट ऑफ यूट्रस नियर इंटरनल ओस। तो हमने यहाँ देखा, जैसे इसी में देख लेते हैं, ये ऐसा यूट्रस है, ठीक है, इसमें इंटरनल ओस होता है, यही स्थमस होता होगा, फिर ये सर्विक्स होता है, फिर एक्सटर्नल ओस होता है, ठीक है। ये इंटरनल ओस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, एक्सटर्नल ओस हो गया। तो पार्ट ऑफ, तो स्थमस यही प्रेजेंट होता है कि इसके ऊपर वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये स्थमस है। तो पार्ट, हाँ क्या है, पार्ट ऑफ यूट्रस नियर इंटरनल ओस, ओपनिंग बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स, सर्विक्स और यूट्रस के बीच में इसकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। कनेक्ट यूट्रस टू सर्विक्स और लेंथ इसकी होती है 1.2 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्थमस क्या होता है, फॉर्मेशन करता है लोअर सेगमेंट का। स्थमस का काम होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे लोअर सेगमेंट का फॉर्मेशन करना, ठीक। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 5 सेंटीमीटर, मतलब स्थमस 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है और ड्यूरिंग लेबर 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो स्थमस क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लोअर सेगमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 5 सेंटीमीटर हो जाता है और ड्यूरिंग लेबर यही स्ट्रेच हो जाता है जो 10 सेंटीमीटर। तो इंटर में क्या होता है, 3 लेयर ऑफ यूट्रस होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। 3 लेयर ऑफ यूट्रस, हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस है ये, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो लाइनिंग ऑफ लिगेचर, लाइनिंग ऑफ लिगेचर किसको बोलते हैं, मायोमेट्रियम को बोलते हैं। लाइनिंग ऑफ लिगेचर किसको बोलते हैं, मायोमेट्रियम को बोलते हैं, लाइनिंग ऑफ लिगेचर। लिगामेंट इज मीजोमर, बॉड लिगामेंट, ऑल यूट्रस इज अरेंज इन द बॉड लिगामेंट, ठीक है। बॉड लिगामेंट को मीजोमेट्रियम, मीजोमर बोलते हैं। बॉड लिगामेंट मीन्स मीजोमर होता है। बॉड लिगामेंट डिवाइड होता है 3 पार्ट में, मीजोसाल्पिंज, मीजो ओवेरियन एंड मीजोमेट्रियम, मीजोसाल्पिन, मीजो ओवेरियन एंड मीजोमेट्रियम। तो लाइनिंग ऑफ लिगेचर किसको बोला हमने, मायोमेट्रियम को बोला। साथ ही साथ में हम क्या बोल रहे हैं, लाइनिंग ऑफ लिगेचर क्या है, मायोमेट्रियम होता है। और बॉड लिगामेंट को मीजोमर बोलते हैं। बॉड लिगामेंट मतलब ऑल यूट्रस आर अरेंज इन अ बॉड लिगामेंट, पूरा यूट्रस बॉड लिगामेंट में अरेंज होता है। तो यूट्रस में क्या क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ओवरी होती है, यूट्रस होता है, ठीक है। पूरा लिगामेंट एक पूरा लिगामेंट जो होता है एक पूरा यूट्रस जो होता है वो एक बॉड लिगामेंट में अरेंज होता है। जो बॉड लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं यूट्रस में, कंप्लीट यूट्रस में, उसको क्या बोलते हैं, पहला होता है साल्पिंग्स, मीजोसाल्पिंग्स फैलोपियन ट्यूब होता है। और मीजो ओवेरियन जो होता है ओवरी होता है। और मीजोमेट्रियम जो होता है वो यूट्रस होता है। मीजोसाल्पिंस फैलोपियन ट्यूब होता है, मीजो ओवेरियन ओवरी होता है और मीजोसाल्पिंस फैलोपियन ट्यूब होता है, मीजो ओवेरियन ओवरी होता है और मीजोमेट्रियम क्या होता है, यूट्रस होता है। तो ये हमारा बॉड लिगामेंट जो है वो ऑल यूट्रस जो होता है वो अरेंज होता है बॉड लिगामेंट में। फिर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम के अंदर 3 लेयर होती है। वैसे तो हमारे यूट्रस की मोस्टली इंपॉर्टेंट 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम को हमने क्या बोला, लाइनिंग ऑफ लिगेचर, बॉड लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको मीजोमर बोलते हैं, ठीक है। बॉड लिगामेंट पूरे यूट्रस अरेंज होते हैं एक बॉड लिगामेंट में, जिसमें हम फैलोपियन ट्यूब को मीजोसाल्पिंग्स बोलते हैं, ओवरी मीजो ओवेरियन होता है और यूट्रस मीजोमेट्रियम होता है, ठीक है। अब क्या आया, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में 3 लेयर होती है, 3 फंक्शनल लेयर होती है, सुपरफिशियली, इंटरमीडिएट लेयरी और थिन, ठीक है। सुपरफिशियली
सुपरफिशियली, इंटरमीडिएट और थिन। सुपरफिशियली, इंटरमीडिएट एंड थिन। सुपरफिशियली जो होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, इंटरमीडिएट जो होती है वो स्पॉन्जी होती है, और थिन थिन जो होती है वो बेसल लेयर होती है। मतलब ये सुपरफिशियल प्रेजेंट होती है, इंटरमीडिएट प्रेजेंट होती है, और एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, बेसल लेयर। ठीक है। और इसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं, स्पॉन्जी बोलते हैं, बेसल लेयर बोलते हैं। जो कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी होती है वो फंक्शनल लेयर होती है। ठीक है। फंक्शनल लेयर क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज दीज टू लेयर शेड ऑन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। शेड आउट हो जाती है, मतलब ये बाहर की तरफ शेड आउट हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। दो फंक्शनल लेयर होती है जो दोबारा से रिजनरेट होती है आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड, और इनको रिजनरेट करने का काम कौन करता है? बेसल लेयर करता है। बेसल लेयर हैज़ कैपेसिटी, बेसल लेयर में कैपेसिटी होती है रीअरेंज करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। ठीक है। तो बेसल लेयर का काम क्या होता है कि फंक्शनल लेयर और स्पॉन्जी लेयर को रीजनरेट करना। तो फंक्शनल लेयर कॉम्पैक्ट लेयर और स्पॉन्जी लेयर को रिजनरेट करना, जो हमारी फंक्शनल लेयर होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे सेट डाउन हो जाती है, तो बेसल लेयर में रीजनरेशन कैपेसिटी सीधे पाई जाती है। तो कॉम्पैक्ट लेयर, स्पॉन्जी लेयर, बेसल लेयर क्या होती है? एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, जो 3 फंक्शनल लेयर होती है। ठीक है। 2 फंक्शनल होती है, एक हमारी रिजनरेटिव कैपेसिटी वाली लेयर होती है, बाकी 3 लेयर प्रेजेंट होती है, 2 फंक्शनल और एक रिजनरेटिव कैपेसिटी वाली। तो कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी, बेसल लेयर फंक्शनल लेयर होती है 2, और ये मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी शेड आउट हो जाती है, बेसल लेयर जो होती है वो रिजनरेशन कैपेसिटी के साथ में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन स्पॉन्जी लेयर इन पोस्टीरियर साइड। देखो मेनली हमारा इम्प्लांटेशन यूट्रस में पोस्टीरियर साइड होता है। तो इम्प्लांटेशन जो ऑकर्स हो रहा है, इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन स्पॉन्जी लेयर क्यों होता है? क्योंकि बेसल लेयर जो होती है वो बहुत ही ऊपर होती है। जैसे बेसल लेयर यहाँ पे है ऊपर, बहुत सबसे बेसल लेयर क्यों होता है? ये इम्प्लांटेशन जो स्पॉन्जी लेयर में पोस्टीरियर साइड में क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा था कि यूट्रस में तो वैसे भी पोस्टीरियर साइड में ही इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन ये स्पॉन्जी लेयर में ही क्यों होता है? ये कॉम्पैक्ट या बेसल लेयर में क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि इम्प्लांटेशन जो होता है वो अगर कॉम्पैक्ट लेयर में हो गया, ठीक है, कॉम्पैक्ट लेयर में हो गया, तो ये क्या करेगा? ये शेड आउट हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर तो अच्छे से जब तक इंसर्ट नहीं होगा अच्छे से, तो वो पकड़ नहीं बनेगी। तो जब बच्चा, जब फीटस का ग्रोथ होगा, तो वो बाहर शेड आउट होने की या पहले टाइम से पहले डिलीवरी होने की चांसेस होंगे, या मिसकैरेज होने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए इसका इम्प्लांटेशन स्पॉन्जी लेयर में होता है, कि सेकेंड लेयर होती है तो ये इनर लेयर होती है, तो इसकी वजह से इम्प्लांटेशन अच्छे से होता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने का कोई खतरा नहीं होता है। तो मेनली इसीलिए एंडोमेट्रियम के सेकेंड लेयर पे, स्पॉन्जी लेयर पे जो होता है इम्प्लांटेशन होता है। और एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है, कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी, बेसल लेयर। 2 फंक्शनल लेयर होती है, रिजनरेटिव लेयर होता है। ठीक है। तो हमने देखा लिगामेंट्स, बॉड लिगामेंट्स, जिसको मीजोसाल्पिंज बोलते हैं, मीजोओवेरियन बोलते हैं, और मीजोमेट्रिक बोलते हैं। मीजोसाल्पिंज मतलब फैलोपियन ट्यूब, मीजोओवेरियन मतलब ओवरी, और मीजोमेट्रिक मतलब यूट्रस। ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने वेजाइना पढ़ लिया, हमने वेजाइना के बाद हमने बॉडी पढ़ ली, वेजाइना पढ़ लिया, वेजाइना के बाद हमने यूट्रस पढ़ लिया, यूट्रस के बाद हमने बॉडी पढ़ ली, बॉडी के बाद हमने स्टमस पढ़ लिया, स्टमस के बाद हमने लेयर्स मतलब लिगामेंट्स पढ़ लिए, लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम पढ़ लिया। अब हम आएंगे सर्विक्स। सर्विक्स क्या होती है? सर्विक्स का लेंथ होता है 2.5 to 3 सेंटीमीटर। 2.5 to 3 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। एंडो सर्विक्स मतलब एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स, 2 पार्ट होता है, एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स। एंडो सर्विक्स, एक्सो सर्विक्स, इंटरनल रोस, एक्सटर्नल रोस। देखो ट्रांसफॉर्म जोन होता है एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स के बीच में, ट्रांसफॉर्म जोन होता है, जो हमारा सर्विक्स यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है। तो इंटरनल ओस प्रेजेंट होता है, फिर एक्सटर्नल ओस प्रेजेंट होता है, फिर बीच में सर्विक्स होता है। तो जो ऐसा कर्व प्रेजेंट होता है, 2 कर्व होते हैं, तो एक कर्व हमारा एंडो सर्विक्स होता है और एक कर्व हमारा एक्सो सर्विक्स होता है। जो बाहर की तरफ होता है वो एक्सो सर्विक्स होता है, जो अंदर की तरफ होता है वो एंडो सर्विक्स होता है। तो जो एंडो सर्विक्स होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है। एंडो सर्विक्स रेड कलर का होता है, कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है। एंडो सर्विक्स रेड कलर का होता है, और एक्सो सर्विक्स जो होता है वो पिंक कलर का होता है, और स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है।
तो हमने क्या देखा, सर्विक्स का लेंथ 2.5 टू 3.3 सेंटीमीटर होता है, इसमें एक्सो सर्विक्स प्रेजेंट होता है, एंडो सर्विक्स प्रेजेंट होता है। एंडो सर्विक्स रेड कलर का होता है, कॉलमनर एपिथेलियल का बना होता है, एपिथेलियम का बना होता है, और एक्सो सर्विक्स जो होता है वो पिंक कलर का होता है, स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, ठीक है। अब एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स को जो कनेक्ट करता है उसको ट्रांसफॉर्म जोन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं, ठीक है। जो एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स को मतलब कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ठीक। कलेक्शन ऑफ पैप स्मीयर, कलेक्शन ऑफ पैप स्मीयर कहाँ से किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन से ही किया जाता है। पैप स्मीयर क्या होता है, आर टू डायग्नोज सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल ट्यूमर और सर्वाइकल नियोप्लाज्म, तो इस नियोप्लेजिया, तो पैप स्मीयर को यूज़ किया जाता है सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल ट्यूमर और सर्वाइकल नियोप्लेजिया को डायग्नोस करने के लिए, सब एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए पैप स्मीयर को यूज़ किया जाता है। जो पैप स्मीयर कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन से, जो हमारा एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स को आपस में कनेक्ट करता है, वहाँ उस जोन को हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं, और वहीं से हमारा पैप स्मीयर को कलेक्ट किया जाता है टू डायग्नोस कैंसर इन सर्वाइकल, ठीक है। अब देखते हैं रेशियो बिटवीन यूट्रस, सर्वाइकल, सर्विक्स एंड यूट्रस, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, रेशियो बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस, ठीक है। तो बिफोर बर्थ सर्विक्स का रेशियो क्या होता है, 2 होता है, और यूट्रस का 1 होता है। आफ्टर बर्थ 1 हो जाता है, और एट प्यूबर्टी 1-2 हो जाता है, ठीक है। तो सर्विक्स प्यूबर्टी पे 1 होती है और यूट्रस 2 हो जाता है, रेशियो उसका बढ़ जाता है। रिप्रोडक्टिव पे 1-3 हो जाता है, और मेनोपॉज पे फिर 1-1 हो जाता है। तो यूट्रस का लेंथ जो होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है, और सर्विक्स का 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो यूट्रस का लेंथ 6 होता है और सर्विक्स का 3 होता है। जब सब बर्थ नहीं हुआ रहता है तब तक यूट्रस का लेंथ जो होता है 1 होता है, ठीक है। बर्थ के बाद में भी 1 होता है, लेकिन प्यूबर्टी टाइम पे इसका लेंथ बढ़ जाता है, 6 हो जाता है, इसीलिए ये 2 रेशियो में आता है। और फिर यहाँ पे 6 से बढ़ के 9 हो जाता है, तो ये 3 हो जाता है रेशियो इसका, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज में इसका रेशियो 3 हो जाता है, तो 2-1 मतलब बर्थ के टाइम पे सर्विक्स 2 रेशियो 1। देखो रेशियो कैसे निकालते हैं, यूट्रस की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है और सर्विक्स की लेंथ 3 सेंटीमीटर होती है, जैसे हम जानते हैं यूट्रस की लेंथ 6 सेंटीमीटर होती है, ये भी हम जानते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, तो इनका रेशियो होगा 1/2, ठीक। फिर क्या है, इफ़ मदर इज़ फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, अगर मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है देन सर्विक्स डायलेशन टाइम, सर्विक्स को डायलेट होने में कितना टाइम लगेगा, 12 to 16 आवर। सेकेंड अगर टाइम अगर प्रेग्नेंट है तो उसका हाफ हो जाएगा, 6 to 8 आवर का ही टाइम ड्यूरेशन लगेगा सर्विक्स को डायलेट होने में, ठीक है। इंटरनल ओस, अब इंटरनल ओस नल्ली पैरा है अगर वुमेन, या मल्टी पैरा। नल्ली पैरा मतलब वुमेन कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी, मतलब अभी तक कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। और मल्टी पैरा मतलब होता है कि सेकेंड टाइम की प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो सर्विक्स 0 राउंड शेप में, अगर नल्ली पैरा है वुमन तो सर्विक्स राउंड शेप में फाउंड होगा, अगर मल्टी पैरा है तो सर्विक्स ट्रांसवर्स शेप में देखा जाएगा, ट्रांसवर्स ऐसे शेप में, और अगर मतलब नल्ली पैरा है तो राउंड शेप में देखा जाएगा, ठीक है। डायलेशन टेक टाइम, मतलब अगर प्राइमरी ग्रेविडा है सर्विक्स डायलेट होने में 12 से 16 घंटे का टाइम लेगी, और मल्टी पैरा है तो सर्विक्स डायलेट होने में 6 से 8 घंटे का टाइम लेगी। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे, क्या पढ़ लिया हमने, सर्विक्स पढ़ लिया। सर्विक्स में हमने देखा ये एक्सटर्नल ओस है, इंटरनल ओस भी हमने पढ़ा। इंटरनल ओस इनर पार्ट ऑफ सर्विक्स होता है, आउटर पार्ट ऑफ सर्विक्स हमारा जो होता है एक्सटर्नल ओस होता है। अगर वुमेन नली पैरा है तो उसका सर्विक्स राउंड शेप में होगा, अगर मल्टी पैरा है तो उसका सर्विक्स ट्रांसफर शेप में होगा। प्राइमरी ग्रेविडा में सर्विक्स को डायलेट होने में 12 से 16 घंटे का टाइम लगता है, और मल्टी ग्रेविडा में सर्विक्स को डायलेट होने में 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है।